मेरे पापा ने उस टाइम मैं बहुत रोई हूँ उस टाइम कि पापा मुझे क्या करना चाहिए। उस टाइम पापा ने मुझे एक थप्पड़ मारा था। एक ओके। थप्पड़ बहुत ज़ोर से मारा था कि तुम्हें खुद क्या करना है ये तुम्हें डिसाइड करना है। गया जंक्शन जहां पर हम मिलने आए हैं हमारे आर्ट्स की टॉपर निक्की नयन से, और उनका इंटरव्यू जल्दी हम करेंगे। गया जब से इनका नाम गया जी हुआ तब से आए हुए, तब से तो मैं आ नहीं पाया क्योंकि मैं अपने बिजनेस में खुद की पढ़ाई को लेकर के काफी व्यस्त रहा, लेकिन आज पहला बार गया जी में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभी गया स्टेशन के बाहर हूँ और मैं जा रहा हूँ आर्ट्स की टॉपर का इंटरव्यू लेने। टॉपर गया जिले से जिसने तीसरा स्थान आर्ट्स में प्राप्त किया है, हम उसके घर पे उसके इंटरव्यू में जा रहे हैं, उसको सरप्राइज़ देंगे। और दूसरी चीज़, हम यहाँ पर उसके लिए फ्रूट्स वगैरह जो भी वो बच्ची डिज़र्व करती है, डिज़र्व तो वो बहुत कुछ करती है। रेडी हो चुके हैं नए इंटरव्यू। अपने बोध गया क्षेत्र में, जहां से एक हमारी गांव की बच्ची, घर की बच्ची ने रैंक 3 ला करके गया डिस्ट्रिक्ट में और पूरे बिहार में टॉप 8 में ला करके, साथ ही जिन्होंने टॉपर वेरिफिकेशन में आईएएस बनने का सपना देखा, जिनके मार्गदर्शन, जिनका मोटिवेशन आज हम जानेंगे कि कैसी चुनौतियां उनको रही, उन्होंने क्या क्या फेस करी। आज हम हैं उनके घर के सामने और हम उनको जा रहे हैं, उनको क्यूरियस माइंड्स की तरफ से उनको उनका सम्मान करना, उनको उन्होंने जो भी सहायता हमसे ली उन सब के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्यूरियस माइंड्स की पूरी टीम बहुत खुश है कि आज उन्होंने इतना बेहतरीन प्रदर्शन करके हम सबका मान और गर्व दोनों बढ़ाया है, खास करके आर्ट्स के क्षेत्र से। किया कि कम्प्लीटली एनसीईआरटी का पोर्शन नहीं होता है इसमें बहुत सारा जो क्वेश्चंस होते हैं एंड इसका कंटेंट होता है भारतीय लेवल से भी काफी मैच मतलब आप करता है। कह रही हैं कि बिहार बोर्ड में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने का जरूरत नहीं है? हाँ, सिर्फ लेकिन एनसीईआरटी हमारे आगे अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो इसके लिए कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए एंड साथ ही साथ लेकिन हमें स्कोर भी करना है बोर्ड एग्जाम में, तो हमें ये भी यहाँ पे मैटर करना चाहिए, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि हम किस चीज से पढ़े, क्योंकि इसमें है कि हमें उतना ज्यादा उसमें कॉन्सेप्ट्स बताए गए एनसीईआरटी में बट मोर स्पेसिफिक उसमें जो भी कंटेंट है, फैक्ट्स है, वो बहुत ज्यादा बिहार बोर्ड में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स एनसीईआरटी में उतने नहीं पढ़ने होते हैं बट बिहार बोर्ड की एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा आर्टिकल से क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, सो इसका मतलब कि एक तो 12th के एनसीईआरटी की किताब हो गई, साथ में 11th की एक बुक आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, तो वो भी बच्चों को पढ़ना होगा पॉलिटिकल साइंस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया कि इसमें 12th में जो क्वेश्चंस थे मोर लगभग 40 to 60% जो क्वेश्चंस थे वो 11th से मैच कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाले से। पॉलिटिकल थ्योरी बुक का क्या रोल रहता है? वो बच्चे काफी इग्नोर करते हैं, साल भर नहीं पढ़ते हैं, उसको क्या रखिएगा, क्या पोजीशन दीजिएगा? सर मेरे लिए सबसे पहले वो काफी टर्निंग पॉइंट रहा वो बुक, क्योंकि मैं आपके लिए टर्निंग पॉइंट रहा? जी, बच्चे कोचिंग पढ़ाती नहीं है उसको, वेस्ट ऑफ टाइम माना जाता है उसको। मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट बुक है क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी जब उस बुक को ओपन किया तो मुझे लगा कि एक ही आइडिया स्पेसिफिक जैसे सेक्युलरिज्म है, उसमें पूरा तो उसमें चैप्टर क्या ही बता दिया गया, एक चैप्टर किसी वर्ड पे कैसे लिखा जा सकता है, मैं ये सोच रही थी। तो जब उस चैप्टर को मैंने पढ़ा तब मुझे पता चला कि नहीं, ये वर्ड इतना ज्यादा सिंपल नहीं है, ये हर जगह पे ये अपना मोल्ड खुद सेट करता है। यूएसए के लिए सेक्युलरिज्म का मतलब डिफरेंट है, इंडिया के लिए सेक्युलरिज्म का मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट है। सो इस चीज को समझना एंड किसी भी चीज के बारे में मोर स्पेसिफिक नॉलेज होना पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने जैसे बोला कि मेरे लिए काफी टर्निंग पॉइंट रहा क्योंकि इससे मैंने समझा अगर कोई लिबर्टी एक टॉपिक था उसमें, तो मैं ये समझ पाई कि लिबर्टी इज नॉट कम्प्लीटली दिस मीन्स दैट कि मैं अपनी लिबर्टी तो एंजॉय कर रही हूँ, मैं किसी और की लिबर्टी को क्यों ही हिंडर करूँ।
और उसके लिए मोर स्पेसिफिक प्रोविजंस भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। मुझे लग नहीं रहा है कि इस बच्ची ने गया से टॉप करा है। जिस तरीके से, जिस बारीकी से लोग दिल्ली में जाकर के सीखते हैं 1.5 लाख रुपए दे के लिबर्टी के कॉन्सेप्ट्स, लाइक जैसे आपने कहा हार्म प्रिंसिपल, है ना, कि मेरी लिबर्टी दूसरे को हार्म नहीं कर सकती। ये प्रिंसिपल अभी भी पटना के कोचिंग में 12 देने के बाद लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जॉन स्टुअर्ट मिल की जो प्रिंसिपल है, आई एम नॉट रॉन्ग, ओके, हमें थोड़ा करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो वो इस बच्ची से आप सुन रहे हैं, तो पॉलिटिकल थ्योरी इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो फिर आपका दिमाग चलेगा नहीं फिर आगे, ठीक है। हिस्ट्री के लिए तो वो 3 बुक है जी। एनसीईआरटी, उसके अलावा क्या सजेस्ट करिएगा फिर हिस्ट्री में? मैं अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो मैं उन्हें ये सजेस्ट करूंगी कि वो भारतीय भवन बुक्स भी होते हैं, तो टीचर्स अगर ट्यूशंस में पढ़ाते हैं उनका भी कंटेंट को यूज करते हैं तो काफी इजी होता है। भारतीय भवन का बुक? जी सर। उस बुक का कोई नाम है कि भारतीय भवन के नाम से? भारतीय भवन के नाम से ही वो है। वो एक छोटी सी ब्लू कलर की मैंने देखी है, वो बुक रहती है। अच्छा। मेरे पास वो बुक नहीं थी, बट हमारे जो टीचर थे, ट्यूशन टीचर मिस्टर संतोष कुमार, वो यूज करते थे उस बुक को। पहले हम लोगों को एनसीईआरटी वो देख लेते थे कि क्या क्या कंटेंट है एनसीईआरटी में, एंड फिर उस बुक में क्या कंटेंट दिया हुआ है उसको दोनों को कंबाइन करके हमें पढ़ाया जाता था, क्योंकि ऐसा ना लगे कि उसमें बस बताया गया है कि आपको कॉन्सेप्ट, कहानी बताई गई है, बट उस कहानी में हीरो कौन है एक्चुअली में, किसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या टाइमलाइन है, ये बहुत ज्यादा क्लियर करता है वो बुक। सो बहुत अच्छा रहता है, समझने के लिए भी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होते हैं उसमें। क्या 11th के हिस्ट्री के किताब का क्या रोल मानते हैं, कि उसको पढ़ना चाहिए कि वो भी पॉलिटिकल थ्योरी की तरह खरीदा और रख दिया, साल भर तो कुछ भी नहीं करना है? एक्चुअली मैंने ये ऑब्जर्व किया हिस्ट्री बुक में 11th क्लास की कि ये वर्ल्ड से रिलेटेड था, तो स्टार्टिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता है, क्योंकि जो हमने अपने इतिहास के बारे में जाना है, हिस्ट्री के बारे में जाना है, उससे हम बेटर कनेक्ट कर पाते हैं खुद को। 12th की हिस्ट्री काफी ज्यादा अमेजिंग लगी कि हाँ यार इसमें ये पढ़ना है, इसमें पूरा इंडियन पॉलिटी को बताया गया, जो भी हमारे देश में हुआ हिस्ट्री में, वो सारी चीजों को बताया गया, काफी अच्छा लगा जान के। इतनी सारी चीजें हमें नहीं पता थी पहले से, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसके बारे में हमें जीरो नॉलेज होता है पहले से, एंड 8th क्लास तक में भी हम लोग जो पढ़ते हैं वो इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो काफी डिफिकल्ट होता है उस टाइम पे पढ़ना। बट हाँ, वो भी हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट रही, जिसमें मुझे सबसे इम्पोर्टेंट और मंगोलियन एम्पायर था, वो बहुत चंगेज खान का चैप्टर इनको भी पसंद आया, बच्चों को भी काफी आता है। मुझे बहुत पसंद आया वो चैप्टर, उसकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग मुझे लगी। कौन सी लाइन चंगेज खान की फेवरेट आप कहिएगा उसमें? जैसे मुझे उसकी पर्सनालिटी में मैंने ये चीज फोकस किया कि वो इंसान जो था वो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूटिव था अपने लोगों के टुवर्ड्स, कि उसने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया ताकि उनके लोगों की लाइफ बेटर हो सके। आप चंगेज खान को सेक्रीफाइस करता हुआ देख रही हैं? मैं उनके लोगों के टुवर्ड्स ये चीज कह रही हूँ, क्योंकि मोर स्पेसिफिक हम तो बारबेरियन इसको समझते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो ऐसा उन्होंने नहीं किया है कुछ, बट मैं अगर देखूं इंडिविजुअल उनकी कंट्री के लोगों के हिसाब से, तो एक अच्छा लोगों को, जितने भी क्लैंस थे उनको यूनाइट करने का काम उन्होंने किया, साथ ही साथ एक स्पेसिफिक मिलिट्री सिस्टम जो उन्होंने बनाया, एंड उसके बाद भी मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया कि लोगों में काफी क्लोज टाई हो, ताकि लोग यूनाइटेड रहे, उनका क्लैन बचा रहे, आगे सरवाइव करे, तो उसमें काफी अच्छा उनका रोल रहा है। बिल्कुल। और उनका एक फेमस लाइन क्या रहा? मुझे उनकी इंस्पिरेशन से ये मुझे पता चला कि कई बार होता है कि लोग अपने लाइफ में अपने आगे जो भी परिस्थितियां होती हैं उसके आगे घुटने टेक देते हैं, बट उनसे ये समझ में आया कि आपकी लाइफ में डजंट मैटर हाउ मच रिसोर्सेज यू हैव करेंटली, बट द थिंग दैट मैटर्स योर स्ट्राइवनेस टुवर्ड्स योर गोल, कि आप कितना ज्यादा पैशनेटेड हो अपने गोल को पाने के लिए। अगर आपके पास गोल है, इच्छा है किसी चीज को पाने की, तो आपके पास 1000 रिसोर्सेज की कमी हो, आप पा ही लोगे एटलीस्ट उसको। सो चंगेज खान इनका मोटिवेशन बना है। बच्चे तो डरते हैं क्लास में जब हम उन्हें बताते हैं कि चंगेज खान का एक लाइन है ना कि मैं आपका श्राप हूँ, गॉड ने मुझे आपको पनिश करने भेजा है, ठीक है, इस तरह की लाइंस। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप मंगोलियन एम्पायर, अच्छा, वो 3 किताब है, तीनों थीम में सबसे अच्छा चैप्टर आपको क्या लगा पूरे में? तीनों थीम में मुझे सबसे अच्छा चैप्टर वो लगा कि वहां पे स्टार्टिंग में मेसोपोटामियन के बारे में भी बताया, अपार्ट फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री वाली नहीं, 12th की थीम, 12th की थीम वाली में, 12th की थीम वाली हिस्ट्री में सबसे अच्छा इंडियन पॉलिटी मुझे लगा। अच्छा, वो लास्ट वाला थर्ड पोर्शन मुझे, उसमें okay. मुझे ये पता चला कि हाँ एक्चुअली में ये जो मेरी फ्रीडम स्ट्रगल थी वो कैसे इतनी ज्यादा पीस अप हुई, बीच में क्या क्या इंसिडेंट हुए जिसके बारे में मुझे पहले जीरो नॉलेज था, कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में, तो काफी अच्छा रहा उसमें। ओके, तो अपार्ट फ्रॉम पॉलिटी के लिए आपने वो किताबें बता दी बच्चों को, 12th की पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़ना है, हिस्ट्री में आपने भारतीय भवन बताया, और तीनों
थीम बता दिया। हाँ, ठीक है, एक पेपर है आपका ज्योग्राफी ज्योग्राफी। का। ज्योग्राफी के लिए आप क्या सजेस्ट करिएगा? एनसीईआरटी ओनली कंप्लीटली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी। सो ज्योग्राफी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी और कहीं कुछ नहीं भटकेगा कोई। ठीक है, कंप्लीटली एकदम। एनसीईआरटी। 11th के ज्योग्राफी को इग्नोर करना चाहिए कि नहीं करना बिल्कुल चाहिए? भी नहीं। 11th की ज्योग्राफी आई थिंक जो भी इंसान उस चीज को अच्छे से शिद्दत से पढ़ लेगा, उस चीज से उसको प्यार हो जाएगा 11th की ज्योग्राफी से। समझ रहे हैं आप लोग? 11th बहुत की ज्यादा ज्योग्राफी हार्ड exciting है। नहीं है, वो है ना? इतना बेस्ट मुझे कॉन्सेप्ट उसमें लगता था। पहले ये चीज बिल्कुल भी मुझे नहीं पता थी कि कैसे मतलब वर्ल्ड में कोई भी चीजें फेनोमेनन सा कर हो रहा है, क्यों हो रहा है, इनके पीछे क्या एक स्पेसिफिक रीजनल कोई कंसर्न है, कोई एक रीजनल ज्योग्राफी इस पे काम कर रही है, या पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी इसका इन्वॉल्वमेंट है इस चीज में। तो अब कोई भी चीज होती है तो मुझे कनेक्ट करने में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर मेरे पापा मुझसे पूछते हैं कि अच्छा अभी बारिश क्यों हो रही है, अभी तो तो मतलब कि आप अभी पढ़ाई मौसम को नहीं है। रियल लाइफ से कनेक्ट करना हाँ, सीख मुझे चुके हैं। बहुत अच्छा लगता ये था। ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई को रियल लाइफ से कनेक्ट करना करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि लोग कहते हैं किताबी ज्ञान से हटके दुनिया के ज्ञान की तरफ जाओ। आपने हाँ। पढ़ाई को रियल लाइफ से कनेक्ट किया, जी। वो आपने बहुत अच्छा किया। और ये मैं बच्चों को भी मैसेज दूंगा कि पढ़ाई को रियल लाइफ से कनेक्ट करना ही करना। बहुत जो बताया था वो एक वीडियो आपका से गांव की उड़ान चैनल पे, जो एक आप टॉपर वेरिफिकेशन में जो आपने कहा था पड़ेगा। कि आपके मोटिवेशनल टीचर वो है दिगराज सिंह राजपूत, जी। उनके बारे में क्या बोलिएगा आप? सर वो मेरे लिए टीचर नहीं है, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन ही इज है। एन इंस्पिरेशन टू यू। हाँ, ये एक्चुअली मैंने उन्हें देखा है कि वो कितना ज्यादा कमिटेड है ईच एंड एवरी स्टूडेंट के लिए। मैंने ये फील किया कि एक बार क्या हुआ था कि हमारे एग्जाम्स थे एंड उनकी तबीयत खराब थी एंड ड्रिफ्ट लगे हुए थे उनके हाथ में, फिर भी वो इंसान इतने ज्यादा कमिटेड है बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए, एंड रियल वर्क वो कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि टीचर का प्रोफेशन बहुत ही बेस्ट प्रोफेशन है, क्योंकि एक डायलॉग है ना मूवी में 3 इडियट्स में कि एक टीचर अगर किसी भी इंसान को गलत पढ़ाता है तो उससे आगे चल के कई पीढ़ियां खराब हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल, गलत बिल्कुल, इंफॉर्मेशन जाएगा। अगर यही टीचर एक पीढ़ी को बचा लेता है, उससे कई पीढ़ियां आगे बन सकती है। सो टीचर का जो प्रोफेशन है काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है एंड काफी मैं इस चीज की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि टीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आकर टीचर पढ़ाते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, ताकि हम स्टूडेंट्स आगे चल के अपने लाइफ में एक अच्छे इंसान बन सके, अपने देश को कंट्रीब्यूट कर तो सके। इसी से क्वेश्चन फिर होता है कि एक ऐसी टॉपर से हम बात कर रहे हैं जो यूट्यूब यूज करती थी, जी। जहां पर एक टॉपर और है जिन्होंने फोन तक नहीं छुआ, और एक टॉपर हमारे सामने जिन्होंने यूट्यूब भी यूज किया है, फ्री जी। में क्लासेस करी है। जी। तो इसका मतलब टॉपर बनने का तो एक फॉर्मूला तो नहीं है। नहीं है, बच्चों को अपना फॉर्मूला, अपना सत्य खुद तलाशने की जरूरत है। तो ये बात तो आज साफ हो गई है कि नहीं? गया जिले से ही 2 टॉपर है हमारे पास, एक ने फोन नहीं टच करा है और एक ने फोन से पढ़ाई करी है। सर एक्चुअली एक चीज और मुझे खुद में रिग्रेट लग रहा था, क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि लाइफ में शायद मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ जिससे मैं अपने ड्रीम टीचर से कभी मिल पाऊँ, लेकिन अब नहीं लगता कि ये मेरा सपना शायद पूरा हो पाएगा, कौन, क्योंकि दिगराज सर की बात कर रहे हैं आप? जी। बिल्कुल आप मिल लीजिएगा, ठीक है। बहुत एक्सेसिबल हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, आप उनसे मिलेगा भी पढ़िए, ठीक है। आप उनसे जरूर एक दिन मिल पाइएगा। ओके, हम ट्राई करेंगे कि हमारे भी वो इंस्पिरेशन है, तो हम आपको उनसे मिलवाने की कोशिश जरूर करेंगे। एक सब्जेक्ट बच जाता है जो काफी इग्नोर्ड है, हिंदी के लिए। जल्दी से बता दीजिए कि हिंदी में क्या मतलब, क्या चुने हिंदी, कैसे हिंदी को बचाएं? लोग जनवरी में पढ़ते हैं हिंदी। हिंदी के लिए मैं यही कहूंगी कि ये जो हमारी माइंडसेट है कि हम हिंदी को लास्ट में पढ़ना शुरू करते हैं, यही हमारी सबसे इम्पोर्टेंट गलती उस टाइम पे हो जाती है, क्योंकि लास्ट मंथ में हमें पीवाईक्यूज भी करने होते हैं एंड मैंने खुद जो पीवाईक्यूज है 2009 तक कंप्लीट किए थे एंड कॉपी में भी different मतलब आप questions- पीवाईक्यूज कर रही थी बोर्ड एग्जाम के लिए? हाँ, और लोग मॉक नहीं लगाते कोचिंग का, यहाँ पीवाईक्यूज किया जा रहा है। हाँ, बताइए आगे। तो मैंने पीवाईक्यूज किए पूरे कंप्लीटली एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उस पे पेपर पे करती थी एंड फिर मुझे ऐसा लगता था कि अगर टाइम मेरे पास है, जैसे कि ऑटो से मैं जाया करती थी तो उस टाइम ईयरबड्स यूज करती थी एंड 1 साल का पीवाईक्यू मैंने खोल लिया यूट्यूब पे एंड टीचर हैं जो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाँ ये जो आंसर, इसका आंसर क्या होगा एंड क्यों होगा इसका ये आंसर, तो उससे 1 साल का मेरा कंप्लीट होते चला जाता था एंड टाइम भी तो बचता आपने था। ऑनलाइन रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल किया हाँ, है। बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा किया आपने। और एक चीज और है कि हिंदी का जो पेपर है उसमें लिटरेचर पोर्शन जो है, सबसे बेस्ट चैप्टर आपको क्या लगा? मुझे तिरछ बहुत अच्छा लगा। तिरछ चैप्टर। हाँ। क्यों आपको अच्छा लगा? वो तो बड़ा दर्दनाक चैप्टर है, उसमें मुझे तो इसलिए पिता के शहर में मृत्यु हो जा रही है, आपको अच्छा लग रहा है? मतलब मुझे कैसे? बहुत ज्यादा वो चैप्टर
इंस्पिरेशनल लगा, क्योंकि एक चीज मैंने सोसाइटी के बारे में समझा ओके कि हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो आज के डेट में बहुत ज्यादा लिटरेट है, लेकिन वो लिटरेसी आज काम की नहीं है, क्योंकि आज हम ह्यूमैनिटी से हटके किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर हमें किसी को हेल्प भी करना होता है तो हम पहले उस चीज को, इंसान को जज कर लेते हैं। हमें जहाँ भी उन इंसान की हेल्प करनी चाहिए, हम सोचते हैं कि नहीं, मेरा क्या है, मेरा कौन है ये, मैं क्यों हेल्प करूं इसकी। लेकिन यही चीज आज हम सभी के लिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी हो चुकी है, एंड हम किसी पे फेथ नहीं कर पा रहे, जो कि बहुत ही गलत है आज के टाइम में। जैसे कि मैंने उस चैप्टर में ये चीज ऑब्जर्व की कि वो जो इंसान थे, जो लेखक के पिता थे, उसमें वो सिंपली क्या होता है कि एक माइंडसेट था लोगों के मन में कि उनको तिरछ ने काट लिया है, हाँ हाँ एंड कितना ज्यादा फोबिया उस चीज का बना बिल्कुल दिया जाता है कि ये ऐसे हो जाएगा, आपकी डेथ हो जाएगी, उसको जलाना पड़ेगा तिरछ को। तो काफी शुरू में बहुत कॉमेडी लगती है मुझे चैप्टर, लेकिन लास्ट में जाते जाते मुझे काफी रोना आ जाता तो है। है वैसा चैप्टर एंड मम्मी को भी मैंने ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था कि अच्छा मम्मी कितना ज्यादा, बताओ कितना ज्यादा गलत बात है कि वो इंसान, वो एक बार क्या होता है कि जेंट्स से हेल्प मांगने जाते हैं, तो जेंट्स उनकी हेल्प नहीं कर पाते, बट उसके बाद फिर लेडीज से जाते हैं कि हाँ, होता है कि लेडीज थोड़ा सा कोर हार्टेड होती है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती है, तो वो हेल्प कर पाएंगी, लेकिन वो भी उनको मिसअंडरस्टैंड कर लेती है। सो ये चैप्टर रियल सोसाइटी को आज के टाइम में दिखाता है। ओके तो मतलब 30 चैप्टर आपने सेलेक्ट किया। इंग्लिश में कौन सा चैप्टर आप कहिएगा कि वन ऑफ द बेस्ट, जो आपको लगा नहीं बहुत अच्छा? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। पोएम पसंद आया आपको? हाँ और वो भी स्टार्टिंग वाला? जी। ठीक है। और लिटरेचर सेक्शन में आपने जैसे कुछ काफी अच्छे अच्छे हाँ, चैप्टर्स हैं। सिगान आयोवा वाला मुझे चैप्टर, दी आर्टिस्ट जो था, वो भी बहुत अच्छा लगा था। ओके आर्टिस्ट वाला। हाँ, ठीक है। वो चैप्टर फिर क्यों अच्छा लगा उसमें? दी आर्टिस्ट चैप्टर, उसमें तो शायद वो पिताजी है तो होते हैं ना, अपने बच्चे को हाँ, मारते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम। सेई को मारते हैं उसमें, लेकिन इस चीज से ये पता चला कि आज के टाइम में हम तभी अपनी पोटेंशियल को शो कर पाते हैं जब हमारे पास अपने पेरेंट्स का सपोर्ट होता है। भले ही हमारे पास कितना भी पोटेंशियल है, अगर हमारे पेरेंट्स उस चीज में हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम उस चीज को कई बार क्या है कि निखार नहीं पाते, उस चीज को हम अपनी ड्रीम ही रह जाता है, वो हमारा, वो हमारी रियलिटी नहीं बन पाता है। ओके इसलिए पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ तो में। इसी पर एक क्वेश्चन है, आपके पेरेंट्स ने जब आपने 10th पास करके आर्ट्स लिया, जेन्युइन बताइएगा, मम्मी से नहीं डरने का जरूरत है, क्या रिएक्शन था जब पहला बार आपने आर्ट्स को सिलेक्ट किया था 10th पास करके? मैं सच बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा उस टाइम पे आर्टिकुलेटेड थी, बहुत ज्यादा। मैं इतना ज्यादा उस टाइम पे फील कर रही थी कि मैं क्या करूं। मेरी दोस्त लोग, सभी लोग थे, उन्होंने पीसीएम सिलेक्ट किया था, एंड मुझे शुरू से, मैंने 8th क्लास में डिसाइड कर लिया था कि मुझे तो लेना है ह्यूमैनिटीज 8th लेना। क्लास से आपने डिसाइड किया था? हाँ, मुझे ह्यूमैनिटीज लेना है। इवन मेरे स्कूल के भी सारे टीचर्स को पता था कि निक्की को आगे चल के ह्यूमैनिटीज लेना है, इसीलिए मुझे मेरे टीचर्स जो थे सोशल साइंस को काफी गाइड किया करते थे कि आगे चल के ऐसे करोगी ना तो ये काफी अच्छा हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए। तो लेकिन क्या है कि थोड़ा सा होता है ना कि आपकी सोसाइटी के लोग होते हैं, तो वो क्या कहेंगे, अरे आर्ट्स लिया है तुमने, क्या इससे क्या ही हो जाएगा, पढ़ने का तो ये मन नहीं हिम्मत है। कहाँ से आया? सोसाइटी के खिलाफ नदी उल्टी कैसे बही फिर? ये मैंने कहाँ से हुआ 1 फिर? मंथ लगभग मैथ्स पढ़ा है, 1 मंथ मतलब आपने छुआ उस पीसीएम हाँ, वाले रास्ते को छुआ? हाँ, मैंने तो 1 आपने मंथ, सुने इतना आसान नहीं होता अपने मन का चल लेना। हाँ, उसके बाद क्या है कि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी उस टाइम पे, ओके एंड सो लिटरली यू आर एक टॉपर एक्सेप्ट करते हुए कि शी वाज नॉट लाइक अ सुपर हीरो, कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन होती है, सेल्फ डाउट होता है। एंड उस टाइम ओके पे सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट मेरे पेरेंट्स का रहा है, ओके क्योंकि मेरे पापा ने, उस टाइम मैं बहुत रोई हूँ उस टाइम कि पापा मुझे क्या करना चाहिए। उस टाइम पापा ने मुझे एक थप्पड़ मारा था, एक ओके थप्पड़ बहुत जोर से मारा था कि तुम्हें खुद क्या करना है, ये तुम्हें डिसाइड करना है, सोसाइटी को डिसाइड मत करने दो, क्योंकि तुम अच्छा भी करोगी तो कुछ सोसाइटी के लोग होंगे, वो तुम्हें जज करेंगे। तो तुम्हें बिल्कुल फर्क इस चीज से पड़ना चाहिए कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या तुम्हें अलाउ कर रहे हैं। तो मैंने ये स्ट्रीम को अपने पेरेंट्स के सपोर्ट से लिया है, एंड मैं आज यहाँ पे हूँ, उसमें सबसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा कंट्रीब्यूशन मेरे पेरेंट्स का है। पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया हाँ, अल्टीमेटली। हाँ, उन्होंने ही कहा कि तुम ह्यूमैनिटीज लो, तुम्हारा रियल इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज है, तो उससे तुम भटको मत, किसी के कहने ओके से मत भटको, क्योंकि तुम्हारा रियल पोटेंशियल वहीं पर है। चलिए तो पेरेंट्स का सपोर्ट से आपने ह्यूमैनिटीज लिया, हाँ, ठीक है। अब यहाँ से अब एक बात और है कि क्या आप गया, जैसे जैसे गया एक डिस्ट्रिक्ट है, और भी कई डिस्ट्रिक्ट है, बहुत पिछड़ी डिस्ट्रिक्ट्स भी है बिहार में, लाइक पूर्णिया, सुपौल, सहरसा, किशनगंज,
तो क्या वहां के बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए? फिर अगर मान लीजिए वो पटना नहीं आ सकते, तो वो महंगी कोचिंग नहीं कर सकते, क्या आप बताइएगा कि जो बच्चा से जिसके पास इंटरनेट है निक्की, और इंटरनेट के साथ बस कैसे भी करके वो इंटरनेट जुगाड़ कर ले रहा है, तो क्या वो आपकी तरह बन सकता है? बिल्कुल, मुझसे अच्छा कर सकते हैं वो। मुझे ये लगता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी तैयारी स्टार्टिंग से करना शुरू कर देते हैं एंड सिंसियर एंड डिसिप्लिन रहते हैं अपने गोल के टुवर्ड्स, तो वो ईज़िली अचीव कर सकते हैं उस चीज़ को। और आपके जैसे एंड बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, जो कि हर बच्चे की उस पोटेंशियल को समझते हैं एंड उसके लिए अपनी पोटेंशियल को लगाते हैं। मैंने ये देखा कि एग्ज़ाम्स सारे हमारे थे, लेकिन उसमें रियल मैंने देखा टेंशन टीचर्स के फेस पे दिखता बिल्कुल, था उस बिल्कुल। टाइम पे। तो वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अंदर से इंस्पायर्ड करता है मेरे टीचर्स के टुवर्ड्स मुझे ऑब्लाइज्ड होने के लिए एंड बहुत ज़्यादा थैंकफुल होने के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप टीचर्स के रोल को एक्सेप्ट करते हैं कि टीचर्स का भी काफी बच्चों में बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा रोल होता है ना टीचर्स का। और आज जैसे एजुकेटर्स हमारे मतलब बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जी। तो कहीं ना कहीं आप लोग जैसे बच्चों का ही सपोर्ट रहता है कि हम एजुकेटर्स एक करियर देख रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने करियर एजुकेशन में, और आप लोग के ही थ्रू हम लोग अपना करियर को फिर आगे देखते हैं। ओके, तो मतलब कोई गांव का बच्चा भी निक्की नयन बन सकता है, बिल्कुल। ऐसा कोई बड़ा बात बहुत अच्छा नहीं है। कर तो किसी सकते को हैं। डिमोटिवेट होने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं। रिसोर्स क्रंच कभी भी उसके लिए बाधा। कभी भी एक हिंड्रेंस नहीं बनेगा तो उनके फिर पाथ एक में। चीज और है कि आपका इंग्लिश कैसे अच्छा है फिर? क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चों को बड़ा दिक्कत होता है बोलने में, कहाँ से ठीक करा आपने? सर एक्चुअली मैंने क्लास 10 तक सीबीएसई से कंप्लीट किया है अपनी पूरी पढ़ाई। सो ये था कि हमारे स्कूल में हिंदी बोलना अलाउड नहीं था। अच्छा, स्कूल का नियम काम किया फिर आपके लिए? हाँ, उस टाइम पे मुझे भी 9 तक में बहुत ज़्यादा डर लगता था इंग्लिश बोलने में कि मैं बोलूँगी तो कैसे बोलूँगी? एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था मुझे। मुझे लगता था कि कोई इंसान मुझे जज कर लेगा कि मुझे ये नहीं आता, मैं गलत बोल रही हूँ। लेकिन फिर मेरे टीचर जो मेरे इंग्लिश के टीचर थे, एक्चुअली मेरे क्लास टीचर भी थे मिस्टर एसके पांडे सर। ओके। सो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया इस चीज़ में कि बेटा देखो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। इस लाइफ में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। अगर मैं भी बोल रहा हूँ तो मैं ये सोचकर बोलता हूँ इंग्लिश कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। मुझे कोई भी इंसान मुझे जज कर ले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एकदम बिंदास रहो क्योंकि कोई भी इंसान है वो अपने टैलेंट की वज़ह से उस जगह पे है। बिल्कुल। वो खुद की पोटेंशियल से वहाँ पे है। तो आप अगर अपने पोटेंशियल को वहाँ पे एनरिच करते हो, अच्छा करते हो उस चीज़ पे पॉलिश करते हो अपने पोटेंशियल को, तो आगे चल के हर छोटी-छोटी चीज़ आपके लाइफ में काम करती है। एंड इसके लिए उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप वोकैब्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो क्योंकि वोकैब्स अगर नहीं होंगे तो आप अपने बात को एक्सप्रेस ही कभी नहीं कर पाओगे। ओके, तो वर्ड पावर होना बहुत हाँ, जरूरी है, बहुत और ज़्यादा। उससे भी जरूरी है कि फियर आपने जाने दिया, हाँ, फियर ऑफ बीइंग जज्ड। हाँ, हम कैसे हैं, दूसरा कुछ भी बोले हमको कुछ कोई फर्क, फ़र्क नहीं पड़ता। तब जाकर के आपका ये लेवल आया बनता है, है। जो कि अब आगे बहुत आगे काम आने वाला है। ओके निकी, अब अपने तरफ से बताइए कि और कुछ हम छूट छोड़ दिए या फिर कुछ छूट गया हो एक टॉपर बनने के इंग्रेडिएंट में? सर ऐसे तो आपने सब कुछ पूछा मुझसे, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको वो एक होता है ना कि लास्ट में वो ट्यूशन छोड़ देते हैं कि अब 2 मंथ है मुझे सेल्फ स्टडी करनी है। बट मैंने ये सीखा कि 10th से ही मैंने ये सीखा क्योंकि 10th में क्या हुआ था कि मैंने 2 मंथ में अच्छे से उसमें कंप्लीट किया था क्योंकि बीच में क्या हुआ था कि एग्ज़ाम हुआ था टीचर्स का गवर्नमेंट में कन्वर्ट होने वाला में। तो उसमें क्या हुआ था कि मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाया था। तो फिर मैंने उस टाइम सेल्फ स्टडी करके 2 मंथ में फिर 89.6% गेन किया था आपने 10th 10th में 89.6%? हाँ, ओके। गेन किया था उस टाइम पे। लेकिन मैंने ये सीखा 12th बोर्ड में कि आपका सिलेबस है वो नवंबर तक कंप्लीटली एकदम फिनिश हो जाना चाहिए एंड उसके बाद जो मंथ्स बचते हैं उसमें आप क्विक रिवीजन करो, जो भी नोट्स आपने बनाए हैं उससे या ऑनलाइन नोट्स जो भी हैं आपके पास ओके। जो फैकल्टीज़ ने आपको प्रोवाइड किए उससे एंड उसमें आप सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चंस पे ध्यान दो एंड वो स्पेसिफिक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आप कर रहे हो वो क्यों उसका आंसर होगा एंड इससे रिलेटेड आपको 4 क्वेश्चंस दिमाग में और आने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल है कि ऑर्डिनेंस क्या होता है? हम्म। ऑर्डिनेंस क्या होता है? कौन एक लाता सेकंड, है? ऑर्डिनेंस का मतलब समझा रही हैं आप लोग, ध्यान से सुनिए जल्द से, ठीक ऑर्डिनेंस है? क्या होता है? कौन कर सकता है इस चीज बिल्कुल को? क्या आर्टिकल्स इसके लिए बिहार बोर्ड में आर्टिकल्स बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल। आर्टिकल इससे क्या रिलेटेड है? तो ये सारी चीजें आपको 3-4 क्वेश्चन उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बननी चाहिए दिमाग में ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बना लो एंड आगे चल के ये जब हो जाता है ना कि 3-4 क्वेश्चन आने लगता है तो फिर क्या है कि अंदर से स्ट्रेंथ बढ़ जाती है मजा आने लगता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना करने में। एनालिटिकल तरीके से निक्की तो आपको यूपीएससी में पढ़ना है, अपने बिहार बोर्ड को पढ़ा है, तो आगे मुझे लगता नहीं कि आपको शायद कोचिंग की भी जरूरत पड़े,
ठीक है, आप शायद फ्री रिसोर्स को यूज करके, ऑनलाइन रिसोर्स को यूज करके ही आप शायद यहाँ, मुझे मैं तो कहता हूँ गया से ही कर ले आप यूपीएससी, ठीक है। लेकिन हालांकि मिरांडा हाउस में जाएं आप, बिल्कुल जाए, प्रोफेसर के टच में रहिएगा आप, वो आपके लिए बेहतर है। लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, राइटिंग स्किल्स के पे क्या कहिएगा फिर? सर राइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है। मैं आपको कुछ अपनी कॉपीज शो करना ओके, चाहूंगी। आपके पास कॉपीज है? हाँ। ओके, हम एक बार देख लेंगे उसको। ठीक ओके, है, उससे मैं बेटर तरीके से बता पाऊंगी कि राइटिंग सेक्शन को कैसे इम्प्रूव करना है, क्योंकि उसपे मैंने बहुत ज्यादा वर्क किया है, वर्क किया आपने उस पे? बहुत ज्यादा। एंड मैं आपको अपने टेस्ट कॉपीज शो करूंगी, एंड जो मैंने IQ का लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बनाए वो शो करूंगी, तो मैं ज्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगी कि कैसे एक्चुअली में कंटेंट कैसे लिखना है। ओके, तो आपके पास कॉपीज है तो अच्छा, हाँ। एक बार हम वो कॉपी देख लेंगे, फिर आप मुझे बता देना। ओके। ओके, सो यहीं तक रखते हैं क्वेश्चन, आप ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। अब जिसको टॉप करना अपना खुद ढूंढो, ठीक है, ज्यादा बातचीत नहीं किया जाता है, ज्यादा फॉर्मूला ढूंढोगे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे इसी से, ठीक है निक्की। सो अब तो कुछ नहीं बचा, एक ही टॉपर इंग्रेडिएंट मैंने हर चीज पूछ लिया है, Yes, sir. ठीक है। एक पेपर मैंने आपका रिजल्ट देखा, इकोनॉमिक्स में ही आपने लिया था, हम्म। ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए क्या किया, मतलब उसको कैसे फिर टैकल किया? सर इकोनॉमिक्स के लिए भी मैंने वहाँ पे मैराथन्स देखे थे, एंड मैं सच बताऊं तो इकोनॉमिक्स में मैं उतना ध्यान नहीं दे पाई थी इस बार, क्योंकि बहुत ज्यादा डोमेन का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन ओके, मुझे ये था कि इकोनॉमिक्स तो लेना है, फिर भी आपके मार्क्स अच्छे आए हैं इकोनॉमिक्स में, काफी अच्छे आए हैं इकोनॉमिक्स में। तो मैंने ये सोचा था कि इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योग्राफी में भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट ह्यूमन आते हैं। ज्योग्राफी, हाँ, उसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आता था, तो प्रॉब्लम होता था। तो मुझे लगता था कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लेने में प्रॉब्लम भी क्या है, ऑप्शनल ले लूंगी तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा, एंड एक प्रेशर बना रहेगा कि हाँ मुझे थोड़ा तो पढ़ना है इकोनॉमिक्स, बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ी नॉलेज होने से क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसीलिए ऑप्शनल पेपर मैंने ऑप्ट किया। और वो आगे काम भी आएगा हाँ। आपको, है ना, बिना इकोनॉमिक्स के तो आपको यूपीएससी में भी प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे रखते हैं हमारा फॉर्मल इंटरव्यू। थैंक यू निक्की, थैंक यू फॉर Thank you गिविंग so योर much, प्रीशियस sir. टाइम। ओके, वी विश यू वन ऑफ द बेस्टेस्ट लक जितना हो सकता है, ठीक है, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी। एंड मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ सर की कि सर यहाँ पे आए हैं, एंड ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा गोल्डन एंड ओवरवेल्म्ड अपॉर्चुनिटी है कि सर मेरे पास आए एंड उन्होंने मुझसे ये सारे सवाल पूछे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू निक्की, थैंक यू।